नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस टॉपिक के पर। और अब यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं साइंस का टॉपिक। ये ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, आप यहाँ पर रुकिएगा और यहाँ पर चीज़ों को समझिए। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए देखने वाले हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। इससे अगर पहले आप अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ ये बहुत अच्छा शानदार दे करके जाने वाला है। चलो मैं यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर तो चीज़ों को देखिए आप बड़े अच्छे से आप समझिएगा, चीज़ें आपको बड़े आराम से समझने आने वाली हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत। अब देखो हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरणों में आपने देखा होगा कि जैसे देखिए यहाँ पर Fe आयरन है। अब यहाँ पर देखिए S लिखा है, यहाँ पर देखिए आप G लिखा है, यहाँ पर S लिखा है, G लिखा है, कहीं कहीं पर L आपको देखने को मिलता है। तो देखो L का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है, मतलब इसका होता है द्रव। ठीक है, मतलब आपके जो ये तत्व है या आपका यौगिक होता है, यहाँ पर तत्व या यौगिक ही होते हैं, तो इनकी अवस्था क्या है वो चीजों को बताता है। तो आपको कुल मिलाकर के ये क्या बताते हैं, आपको ये अवस्था को बताते हैं कि कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था आपकी यहाँ पर बताई गई है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जी लिखा है, तो जी मतलब क्या होता है? गैस होता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या बता दिया गया है? आपका गैस अवस्था को बता दिया गया है। अब देखो यहाँ पर लिखा है एस, तो एस का मतलब क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बता दिया आपको कि ठोस अवस्था यहाँ पर आपकी बता दी गई है। तो देखिए कितना क्लियर, आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी स्टेट क्या है। अब जैसे यहाँ पर ये आपका एक्वा, तो यहाँ पर ये एक्वाटक है, एक्वाटक है। तो यहाँ पर एक्वा जो आपका बता हुआ है ये QUA एक्वा है, तो एक्वाटिक आप लिख सकते हैं, एक्वाटिक या एक्वा, EQA एक्वा, कुछ भी। तो इसका मतलब क्या होता है? जलीय या घोलीय। ठीक है ना? तो घोलीय अवस्था में, ठीक है ना? तो यहाँ पर जलीय या घोल अवस्था में आधार मतलब ऐसा कि जैसे आप देखिए, जैसे आपका क्या है, जैसे जल है। ठीक है, जल में आपने क्या डाल रखा है? यहाँ पर नमक मिला रखा है। क्या? नमक। तो ये क्या किस अवस्था में आएगा? ये आपका एक्वा स्टेट में आएगा। किस अवस्था में आएगा? एक्वा स्टेट में आएगा। तो ये आपको अवस्था मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। तो अब ये इसका क्या है? इसका ये किस अवस्था में? आपका ठोस अवस्था में है। यहाँ पर देखिए ये किस अवस्था में? गैस। अब आप कहोगे कि ये तो जल लिखा है, तो क्या आपको पता है कि जो आपका जल है ये आपको पता है कि तीनों अवस्थाओं में होता है आपको। जैसे आप देखिए बर्फ के रूप में है, तो किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट में। तो हम क्या लिखेंगे? एस। अब अगर आपका ये द्रव अवस्था में है तो इसमें हम किस अवस्था में लिखेंगे? लिक्विड अवस्था में हम लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे जल है तो जल इसी अवस्था में रहता है। और अगर हम भाप अवस्था में देख लें, ठीक है, वाष्प अवस्था में देख लें, या जिसको आप भाप बोलते हैं, ठीक है, तो इस अवस्था में अगर आप देखेंगे तो ये किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। तो यहाँ पर ये हमारा किस अवस्था में है? वाष्प अवस्था में है। इस वजह से ये ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से। ये भी देखो आपको किस अवस्था में? ये भी आपका ठोस अवस्था में है। और ये आपका किस अवस्था में? गैस अवस्था में। तो ये कुल मिलाकर के हमारा, हमने जो यहाँ पर कोई तत्व, जो आप परमाणु या फिर कोई अणु या फिर कोई भी यौगिक, ठीक है, ये जो हमने जिस अवस्था में लिया हुआ है उसको लिखना है। सिंपल ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। चलो अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट उस पर। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने दो तीन चीजें देखी होंगी कभी, कि आपका ताप का मतलब क्या होता है, दाव का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल ही समझिए, यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं ताप की वजह से होते हैं, उसको अपन टेम्परेचर देते हैं तो वो अभिक्रिया होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो दाव के कारण होती है। अगर मान लीजिए दाव नहीं होगा तो तापमान बढ़ने, ज़्यादा तापमान लगेगा, या फिर अपन देखते हैं दाव के कारण होती है। जैसे अब आप देखिए जो आपका कुकर है तो उसमें अपन देखते हैं कि उसमें चावल आपके हम बनाते हैं, तो नॉर्मली बर्तन में बनाते हैं तो उसमें और कुकर में फ़र्क क्या है? दाव का फ़र्क है। तो उसमें क्या है? टेम्परेचर कम लगेगा। जब टेम्परेचर कम लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी एनर्जी कैसी होगी? कम लगेगी हमको। ठीक है, अब यहाँ पर उत्प्रेरक
शब्द जो आया है, तो चलो पहले उत्प्रेरक को हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। अब जैसे देखिए आप देखिएगा कि जैसे टीचर आपको पढ़ाते हो, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए टीचर बाहर चले जाते तो बच्चे देखिए कितना शोर शराबा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनकी व्यवस्था करने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था पर उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा देते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो घटा भी देते हैं, वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, जनरली रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है, देखो कि ये क्या करते हैं कि वे पदार्थ, ठीक है ना, वे आपके रासायनिक यौगिक, ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ कहें या तत्व हैं, ठीक है, वे रासायनिक तत्व या अपन कह सकते हैं यौगिक, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं तथा स्वयं क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तो वे क्या कहलाते हैं आपके? वे आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको क्या बोला जाता है? आपका उत्प्रेरक कहा जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर CO, यहाँ पर 2H2 है और यहाँ पर ये क्या बन गया है आपका CH3OH, मतलब यहाँ पर क्या आपका मेथिल एल्कोहल बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे कि यहाँ पर एक दाव बताया गया जो 340 सीटी, मतलब अगर ये दाव नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होती इतने आराम से, या टाइम लगता, या फिर इसमें ये नहीं हो पाती, ऐसा कुछ होता। तो ये क्या किस पर डिपेंड किया? तो ये आपके दाव पर मैटर किया हुआ है रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम देखिए कुछ अभिक्रियाओं में आपका सूर्य का प्रकाश मैटर करता है। जैसे देखिए अपना ये क्या लिखा है, सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ। अब ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। अब जब आप बताइए सूर्य का प्रकाश नहीं निकलेगा तो भोजन बनेगा नहीं पेड़ पौधों का। सारे पेड़ पौधे जो उत्पादक होते हैं उनका भोजन जब तक नहीं बन सकता है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो, भले ही आप उनको कितना जल की मात्रा दें, चाहे उनको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दें। यहाँ पर अभी क्लोरोफिल, ये क्या होता है, पत्ती में जो हरा वर्णक है, पत्ती में जो हरा वर्णक है वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो भाई जब पत्तियां नहीं होंगी तो वहां पर क्लोरोफिल नहीं होगा, तो फिर प्रकाश को ग्रहण कौन करेगा? तो ये आपका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आपका ये इसका निर्माण नहीं होगा। ये हमारा जो भोज्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। अब आप कहीं कहीं देखते होंगे कि कहीं ग्लूकोज लिखा रहता है, तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सब सेम बातें होती हैं, ठीक है। तो ये भोज्य पदार्थ का निर्माण कब हुआ? जब सूर्य का प्रकाश हुआ। तो ये देखिए किसके कारण हुआ? ताप के कारण हुआ। और यहाँ पर 6O2 और 6H2 आपका ये बाहर हो गया है। क्लियर? यहाँ पर आपका ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जैसे आपको स्टेट लिखना था, क्या लिखोगे? इसको गैस लिखोगे। यहाँ पे इसको क्या लिखोगी? तो यहाँ पर लिक्विड लिखोगे। तो सिंपल सी बात है। क्लियर? तो ये चीज हो जाती है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। क्लियर? अब देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के हम देखते हैं प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या। देखो सिंपली आप ऐसा समझिए, जब भी क्या होता है, जब कोई तत्व ये दो तत्व मिलकर के कोई यौगिक बनाए, या एक तत्व और एक यौगिक मिलकर के कोई नया उत्पाद बनाता है, या फिर दो यौगिक मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो सबसे पहले कोई भी यौगिक होगा वो तत्वों में टूटेगा, मतलब परमाणुओं में टूटता है, वो सबसे छोटे छोटे उसमें टूटता है। फिर वो आपस में छोटे छोटे अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो परमाणु में कुल मिलाकर के आपसी बंध टूटते हैं। पहले क्या होते हैं? परमाणुओं के आपसी बंध टूटेंगे और उनसे फिर क्या बनेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। क्या होगा? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है।
ये होता है आपका अभिक्रियाओं। क्लियर। अब जैसे अपन ने देखा ये अपना अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं, उसमें से पहली अभिक्रिया जैसे अपन ने देखा संयोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है मित्रों? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ये अपना ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए आप ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये देखो इसको हमारा ये कच्चा चूना भी बोलते, तो ये क्या है हमारा? कच्चा चूना भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा कच्चा चूना। आप इसको कली का चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कली का चूना भी इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो, अब आपने इसको क्या किया, इसको आपने जल में डाला। आपने जनरली किया होगा, आप जब घर पर पुताई करते हैं, जब आप दीपावली के अवसर पर तो क्या करते हैं, चूने को पानी में डालते हैं। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर क्या फिर वो मिलता है हमको? बुझा हुआ चूना। क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पर, अब देखो इसको एक्वा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये घोल है, किस चीज का है? पानी और चूने का। तो ये क्या है आपका? एक एक्वा मतलब क्या हो गया? जलीय घोल है। ये क्या है आपका? जलीय घोल है। इस वजह से हमने इसको कौन सी स्टेट में लिखा है? AQ में लिखा हुआ है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ठंडा पानी भी में भी आप चूने को डालिए, फिर भी वो उससे मतलब गर्म हो जाता है और उससे धुआं निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो जब आपकी इससे क्या निकल रही है? ऊष्मा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर अभी क्या थी? संयोजन। संयोजन शब्द का मतलब क्या होता है? संयोजन शब्द का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। या ऐसा कह सकते हैं कोई दो चीजें मिल जाती हैं तो एक क्या मतलब? एक चीज बन जाती है, या ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपकी ये देखिए दो चीजें आपकी, एक ये और ये दो चीजें मिल गई हैं और आपकी क्या मिल गई? एक ये दो चीजें थी ना, एक ये और ये थी, और इससे क्या मिल गई? एक चीज। मतलब जुड़ने में क्या होगा भाई? दो टुकड़े होंगे तो जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? एक इसके पेन को तोड़ दे दो हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक। तो दो आपके अगर यहाँ पर देखो, ये आपके देखो क्या होते हैं यहाँ पर, ये सारे ये आपके क्या कहलाते हैं? इस साइड के अभिकारक जो तीर के इस साइड होते हैं, पहले भी वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। ये अभिकारक होते हैं या फिर क्या होते हैं? आपके क्रियाकारक होते हैं। और ये देखो आपस में क्रिया करके जो बनाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सारे आपका उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है, या इसको क्या बोला जाता है? क्रियाफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रियाफल, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये आपके क्या होते हैं? तीर के बाईं साइड क्या है? अभिकारक और क्रियाकारक जिनको बोला जाता है, और दाईं साइड क्या है? आपके उत्पाद या क्रियाफल। इतनी बात मुझे आशा है कि आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे अपन देखते हैं कि बुझे हुए चूने का घोल पोतने पर दीवार पर आपकी चमक क्यों आ जाती है? अब आप देखिए, आप क्या करते हैं कि जो पानी का घोल होता है और चूने का पानी होता है कुल मिला के, तो पानी और चूने का जो आपका घोल है उसको आप दीवार पर पोतते हैं, तो शुरुआत में आप देखते चमक नहीं आती है, लेकिन बाद में चमक आती है। ये क्यों आती है? तो ये तो हो गया हमारा क्या? बुझा हुआ चूना। क्या हो गया? ये बुझा हुआ चूना हो गया। क्लियर। अब देखो ये एक्वाटिक कंडीशन में, क्योंकि किस कंडीशन में? घोल कंडीशन में। क्लियर। तो ये इस वजह से लिखा है। CO2 क्या है? वातावरण में आपको पता है गैस है। वातावरण में क्या होती है? गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में ये क्या है? गैस है। अब जब देखो, जब ये बुझे हुए चूने से क्रिया करती है, तो ये देखो इसने क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। इसने क्या बना लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। ये क्या बना लिया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यही कैल्शियम कार्बोनेट है, यही क्या होता है? इस यही मतलब ये लिखा है संगमरमर का फॉर्मूला होता है। यही किसका फॉर्मूला होता है? संगमरमर का फॉर्मूला भी यही होता है। और ये आपका क्या? जल आपका मतलब यहाँ पर वो क्या हो जाता है? वाष्प के रूप में उड़ जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, तो ये मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पर क्या? बुझे हुए चूने से के साथ CO2 ने क्रिया करी और क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन गई। और एक जो परत होती है कैसी होती है? सफेद चमकदार होती है। कैसी होती है परत? सफेद चमकदार ये आपकी परत होती है। क्लियर। इस वजह से हमारी दीवार पर
क्या हो जाती है, सफेदी आ जाती है। तो आप कैसे क्या कहोगे कि दीवार पर सफेदी क्यों आती है? उसका सीधा आंसर है कि जब बुझा हुआ चूना वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो एक चमकदार परत बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो क्या होती है, चमकदार सफ़ेद होती है। और इस वजह से पुताई करने के कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद कुछ घंटों बाद वो दीवार कैसी है आपको नज़र आने लगती है, क्लियर सफ़ेद नज़र आने लगती है। क्लियर? यहाँ मुझे आशा है आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, 2H2, ये H2 है, ठीक है। और ये मतलब चलो इसको अपन देख थोड़ा साफ करते हैं। ये क्या लिखा है, H2, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, 2H2, क्लियर। तो ये किस अवस्था में, गैस अवस्था में। ये O2, ये भी गैस है। और यहाँ पर अपना देखिए, इस गैस और गैस मिलकर के क्या बन गया, 2H2, ये जल बन गया। क्या बन गया, ये जल बन गया है, क्लियर। तो यहाँ पर भी ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ये वाली कौन सी अभिक्रिया है आपकी, संयोजन अभिक्रिया ये वाली है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन का। ये हालांकि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम आगे, क्लियर। ये देखिए यहाँ पर अब होती है एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, क्लियर। ऊष्मा शब्द और क्षेपी ये दो अलग अलग शब्द हैं। देखो, क्षेपी शब्द का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्षेपी शब्द का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बाहर निकलना। क्या होती है, बाहर निकलना का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब इसको सिंपली आप समझिए। देखो, अब जैसे देखिए क्या होता है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, दहन का शब्द का मतलब होता है जलना। क्या होता है, जलना होता है। वैसे अपन देते हैं तो O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में जलना क्या होता है, दहन कहलाता है, क्लियर। तो मान लो, वैसे देखिए आप क्या है कि कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकती है। आप दीपक को जला दीजिए और उसको किसी से बंद कर दीजिए कि ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो बुझ ही जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये मीथेन है, क्लियर। ये देखो आपका मीथेन जो है, जो सीएनजी वाली आपको गैस होती है, सीएनजी वाली, उसका ये मुख्य स्रोत होता है, क्लियर। जो हमारे क्या वाहनों में भरे जाते सिलेंडर, वो सीएनजी होता है। और जो हमारे घर में गाना बनता है वो गैस कौन सी होती है, वो आपको पता है, वो एलपीजी होती है, क्लियर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये संपीड़ित तरल गैस होती है। क्या होती है, सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो, इसको आपने क्या किया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण ही कोई गैस चलती है। तो यहाँ पर देखो क्या CO2 बना और H2O गैस बना। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, क्लियर ना। तो जब किसी अभिक्रिया के होने के बाद, समझ रहे, जब कोई अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या मतलब ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। सीधी सी सिंपल सी बात है भाई, कोई अभिक्रिया होगी हो, अगर ऊष्मा निकल रही तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी। चलिए अब देखिए दूसरा अपन देखें, बात करें तो क्या श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या स्वयं। तो देखिए, श्वसन एक क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों है, इसकी बात हमें करना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे देखिए आप, हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन का पाचन कब होता है, जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी कोशिका में, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन होता है। तो वहां पर एक ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। किस रूप में निकलती है ये ऊर्जा, ये ऊर्जा निकलती है आपकी एटीपी के रूप में। किसके रूप में निकलती है, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में क्या निकलती है, आपकी ऊर्जा निकलती है। और जब ये ऊर्जा निकलती है तो इसका मतलब क्या होगा, श्वसन। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई। तो ये हमारा जो ग्लूकोज है, भोज्य पदार्थ है, क्लियर। ये भोज्य पदार्थ हमारा क्या होता है, जब हम सांस श्वसन के द्वारा ये क्या होता है, पचता है। तो CO2 देखिए आपको पता है हम छोड़ते हैं। और इसमें क्या होती है, सांस में हमारी क्या होती है, नमी होती है, तो इसके माध्यम से भी निकलता है। और एनर्जी निकलती है एटीपी के रूप में, क्लियर। तो ये जो होती है यहाँ पर जनरली 38 एटीपी निकलता है। तो ये जो ऊर्जा निकल रही है, तो निस्संदेह हम कह सकते हैं कि हमारी जो श्वसन है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्लियर।
अब देखिए आप साग सब्जियों या वनस्पति द्रव्य को देखिए, ये विघटित होकर क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। क्लियरली, तो खाद बनाते हैं। तो आपको बताना कि किसका भी, कि ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है कि ऊष्मा शोषी का है। तो ये उदाहरण है ऊष्मा क्षेपी का। कैसे, आप देखिए घरेलू जो गोबर होता है पशुओं को, जहाँ पर एक ढेर लगाया जाता है और वहाँ पर उनको डाला जाता है। अब जब उसको आप उठा मतलब उसको जब उठाया जाता है, तो वहाँ पर आप या उसमें पैर रखिएगा आप अंदर, तो वो बहुत गर्म रहता है, उसका टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, मतलब उसका काफ़ी टेम्परेचर होता है। इस वजह से क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही, क्या हो रहा है उसमें, ऊष्मा बाहर निकल रही है। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये कौन सी अभिक्रिया है, ये साग सब्जियों वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ऊष्मा क्षेपी। हमने बता रखे कि क्षेपी का मतलब ऊष्मा का निकलना होता है। मुझे आशा है कि आपको इस सारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ और आपके पास पहुँच जाए। मुझे एक चीज़ आप करिएगा यहाँ पर, कि आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, सारे ग्रुप में इसको सेंड कर दीजिए, ताकि वो भी इसको इतने आसान और सरल शब्दों में समझ सकें। मुझे आशा है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। एक आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान देंगे। और जब तक आप इसका, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर भी देखिए, तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपका इस पर आ जाएगी। तब तक के लिए साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए देखते रहिए, और इसको वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।